आग की लपटों में जब ब्रह्मांड ने पहला स्वप्न देखा, अंधकार की गहराइयों में जीवन का पहला बीज भेदा, यह धरती कोई साधारण कण नहीं, यह ब्रह्मांड की आत्मा है जो बार बार जली और फिर से बसी। हर उल्कापिंड की आहट जैसे नियति का संदेश, हर ज्वालामुखी का विस्फोट जैसे ब्रह्मांड का आदेश। यहाँ हर चट्टान के कण में समय की कहानियां दबी हैं, यहाँ हर बर्फ की परत में अनगिनत जीवन की छवियां बसी हैं। क्या तुम महसूस कर सकते हो उस लावे की तपिश जिसने इस धरती को गढ़ा और जीवन को दिशा दी? क्या तुम देख सकते हो उस धुएं के पर्दे को जिसने रातों को दिन बनाया और समय को मोड़ा? यह धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह काव्य है, ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना, जहां हर विनाश सृजन का प्रथम अध्याय बना, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बना। क्या तुम सुनोगे उस सन्नाटे की गूंज जो एक बार केवल राख का आलम था? क्या तुम देखोगे उस आग का नृत्य जिसने इस नीले मोती को गढ़ा? आओ चलते हैं समय के उस गहरे अंधकार में, जहां हर विनाश एक वरदान बनकर उभरा, जहां ब्रह्मांड ने अपनी सबसे गूढ़ कथा लिखी और एक मृत गोले को जीवन का आशीर्वाद दिया। कभी आपने सोचा है जिस धरती पर हम रहते हैं वो कितनी बार मरकर फिर से जिंदा हुई है? कभी आपने सोचा है जिस धरती पर हम रहते हैं वो कितनी बार मरकर फिर से जिंदा हुई है? धरती का इतिहास एक युद्ध भूमि जैसा है, हर पल आग, पानी और पत्थरों का संग्राम, लेकिन इसी संग्राम ने धरती को जीवन के योग्य बनाया। इसी उथल पुथल ने धरती पर जीवन और मृत्यु का सामंजस्य बिठाया। आज से अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला हुआ करती थी। फिर उल्काओं की अनगिनत टक्करों ने इसे पिघले हुए लावे का महासागर बना दिया, और फिर उल्काओं की इस बारिश ने पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक पदार्थों को जन्म दिया। ये वही तत्व थे जो आगे चलकर धरती पर जीवन का आधार बने। पर आज की कहानी सिर्फ उल्काओं की कहानी नहीं है। यहाँ आज ज्वालामुखियों के भूमिका की भी बात होगी, जिसने न केवल धरती की सतह को आकार दिया बल्कि वातावरण को भी जीवन के लिए तैयार किया। धरती ने केवल आग का ही सामना नहीं किया, एक समय ऐसा भी था जब पूरी धरती बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी। यह दौर धरती पर आइस एज का था। धरती की यह कहानी केवल विनाश की कहानी नहीं है, यह पुनर्निर्माण की भी है, जहां हर उल्का, हर ज्वालामुखी विस्फोट और हर हिमयुग के पीछे एक उद्देश्य छिपा था, किसी भी तरह धरती पर जीवन को जन्म देने का। पर कल्पना करिए, अगर ये उल्काएं और ज्वालामुखी न होते तो क्या हम आज यहां होते? क्या अगर विशाल बर्फीली चादर ने पृथ्वी को अपनी पकड़ में न लिया होता
तो क्या यहां जीवन को अपनी जगह बनाने का मौका मिलता? और क्या उस विनाश के बाद जब डायनासोर जैसे विशाल जीव अचानक धरती से मिट गए थे, तो क्या इंसानों का अस्तित्व तो आया होता? स्वागत है आपका कियस ज्ञान द्वारा पेश एक और स्पेस डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम धरती के उस अंधेरे और डरावने इतिहास की कहानी जानेंगे जब यहां बस अंधेरे साये का वास हुआ करता था। आज से 3 वर्ष पहले जब वैज्ञानिक धरती के तलहटी में इसको खंगालने की कोशिश में लगे थे, तभी उन्हें एक बेहद अजीबोगरीब और रहस्यमय चीज हाथ लगी। धरती की सतह से 2800 किलोमीटर नीचे जहां इसका उबलता हुआ कोर था, वहां उन्हें एक पहाड़ जैसी आकृति मिली जो आकार में ऑस्ट्रेलिया जितनी विशाल थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसी कोई आकृति धरती के कोर में होना एक अकल्पनीय घटना थी, और इसका रहस्य पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन चट्टानों का कुछ सैंपल इकट्ठा किया। पर एक मिनट, क्या आपके मन में भी वही सवाल आ रहे हैं? आखिर वैज्ञानिक धरती से 2800 किलोमीटर अंदर उबलते हुए मैग्मा को पार कर कोर तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका जवाब उन मैग्मा में छुपा था। आइसलैंड में मौजूद वोल्केनोज जब फटते हैं तो उनमें से मोल्टन लावा के साथ साथ पत्थर के टुकड़े भी बाहर आते हैं, और सौभाग्यवश धरती के कोर में मौजूद उस टीले के कुछ अंश इन्हीं वोल्केनिक इरप्शन में धरती के सतह के ऊपर आए थे, जिसे वैज्ञानिकों ने इकट्ठा कर सैंपल के तौर पर लैब में भेज दिया। और जब इस पर टेस्ट किया गया तो इसके नतीजे जान वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सैंपल्स 1-2 करोड़ साल या 1-2 अरब साल पुराने भी नहीं थे, बल्कि ये चट्टान धरती के निर्माण के वक्त ही बने थे, यानी कि ये 4.5 अरब साल पुराने थे। एक आम इंसान के जीवन में किसी भी मुसीबत को एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता है, पर अगर यही मुसीबत को कॉस्मिक स्तर पर देखा जाए तो आज से पृथ्वी की दुर्भाग्यपूर्ण कॉस्मिक घटनाओं की वजह से ये अस्तित्व में आ पाई है। और ऐसी ही एक मुसीबत हमारे सौर मंडल में आज से 4.5 अरब साल पहले आई थी, जब हर जगह ग्रहों का निर्माण हो चुका था। सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, और इसी में एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी थी, जिसे अगर आप आज की तरह दिखते ग्रह के रूप में ढूंढने की कोशिश करते तो शायद ये आपको कहीं नजर ही नहीं आती, क्योंकि उस समय यह किसी सूरज से कम खतरनाक नहीं थी। पर फिर पृथ्वी के साथ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिससे मॉडर्न पृथ्वी का अस्तित्व आ पाया, और वो घटना थी पृथ्वी की थिया ग्रह के साथ टक्कर। जब थिया पृथ्वी से टकराया तो यह टकराव बेहद विनाशकारी था। इस टकराव से दोनों पिंड पिघल गए और भारी मात्रा में मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। यही मलबा बाद में इकट्ठा होकर हमारे चंद्रमा का निर्माण कर गया। साथ ही इस घटना ने पृथ्वी को भी नया आकार दिया, जिससे इसका कोर और मेंटल बना। यही प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। और साल 2021 में मिली धरती की कोर में वो विशाल पहाड़ जैसे टीले इसी थिया ग्रह का हिस्सा का था। थिया के धरती से टक्कर ने उसके आयरन कोर को धरती में सम्मिलित कर लिया था, और इससे धरती का कोर और भी विशाल हो गया था, और यही चीज आगे चलकर धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करने वाली थी। अगर आप कभी किसी मैग्नेट को एक पतले धागे में बांध हवा में लटकाएं तो इसकी दिशा हमेशा धरती के नॉर्थ और साउथ की तरफ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती भी एक बड़े मैग्नेट की तरह है, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल साउथ की तरफ है, जिससे धरती अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है और सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन को अपने से दूर भगाती है।
यानी कि अगर थिया की धरती के साथ टक्कर नहीं हुई होती तो शायद धरती कभी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाती और इसका हाल भी मार्स की तरह होता। बिल्कुल, जब थिया पृथ्वी से टकराया तो इस टकराव से इतनी अधिक ऊर्जा निकली कि थिया और पृथ्वी की बाहरी परत का एक बड़ा हिस्सा वाष्पित और पिघल गया। यह पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गया और पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल मलबे की अंगूठी बन गई। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह मलबा एकजुट होने लगा। यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी लेकिन निरंतर चलती रही। धीरे धीरे यह मलबा इकट्ठा होकर एक विशाल पिंड में बदल गया। पर यह घटना केवल चंद्रमा के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए भी बहुत जरूरी थी। आज भी चंद्रमा हमारे ग्रह को स्थिरता देता है, जिससे यहां जलवायु और मौसम का संतुलन बना रहता है। एक तरह से यह टकराव हमारे लिए खगोलीय आशीर्वाद साबित हुआ और आज भी पृथ्वी अपने ऊपर पनप रही जिंदगी के लिए चंद्रमा और थिया की शुक्रगुजार है। यह घटना न केवल अनोखी थी बल्कि इसकी सटीकता भी हैरान करने वाली है। टकराव का कोण, गति और समय सब कुछ इतना सटीक था कि यह विनाशकारी आपदा बनने के बजाय हमारे लिए वरदान साबित हुआ। कल्पना कीजिए, अगर थिया थोड़ा तेज गति से या गलत कोण से टकराता तो क्या होता। पृथ्वी पूरी तरह से टूट सकती थी और जीवन की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन थिया का टकराव सही गति और सही कोण से हुआ। इससे न केवल मलबा बाहर निकला जिससे चंद्रमा बना बल्कि पृथ्वी का आकार और उसकी संरचना भी स्थिर रही। यह सौर मंडल की भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अद्भुत प्रदर्शन था। यह भी याद रखें कि ब्रह्मांड में ऐसे टकराव बहुत सामान्य हैं, लेकिन इस प्रकार का परिणाम दुर्लभ है। यह सही समय, सही स्थान और सही ऊर्जा का मेल था जिसने पृथ्वी को जीवन योग्य बनाया और हमें एक स्थिर साथी चंद्रमा प्रदान किया। यानी कि हम इस घटना को विनाश के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी सबसे बड़ी सौभाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक थी। पर थिया के साथ यह टक्कर ही सिर्फ वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी पूरे सौर मंडल पर एक काले साये का प्रकोप मंडराया था। यह एक ऐसी विनाशकारी घटना थी जो हमारे पूरे सौर मंडल का अस्तित्व मिटा सकता था। और फिर शायद आप धरती से इस कहानी को सुन नहीं पाते। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वह खुद पर ढह जाता है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा केवल एक विनाशकारी घटना नहीं है। सुपरनोवा से निकलने वाली ऊर्जा और पदार्थ ब्रह्मांड के लिए जीवनदायी हैं। इस विस्फोट के दौरान भारी तत्व जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और सोना अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये वही तत्व हैं जिनसे हमारी पृथ्वी और हमारा शरीर बना है। आप और मैं, हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुपरनोवा ब्रह्मांड के जीवन निर्माता हैं। वे नए सितारों, ग्रहों और जीवन के बीज बोते हैं। सुपरनोवा न केवल ब्रह्मांड की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु और विनाश हमेशा अंत नहीं होते। वे एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाते हैं। ब्रह्मांड में यह साइकिल लगातार चलती रहती है।
सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल आणविक बादल के पतन से हुआ था। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल से बना था। एक सुपरनोवा विस्फोट यानी पास के किसी तारे की मृत्यु ने इस बादल को प्रभावित किया और इसमें हलचल मचा दी। सुपरनोवा से आई तरंगों ने इस बादल को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ा, इसके केंद्र में घनत्व और तापमान बढ़ने लगे। इस केंद्र ने धीरे धीरे सूरज का रूप ले लिया, जो हमारे सौर मंडल का दिल है। सूरज के बनने के बाद शेष गैस और धूल ने एक घूमती हुई डिस्क का रूप ले लिया। इस डिस्क में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से छोटे छोटे पिंड इकट्ठा होने लगे। ये पिंड धीरे धीरे बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण हुआ। सौर मंडल के आंतरिक भाग में गर्मी की वजह से हल्के तत्व उड़ गए, जिससे चट्टानी ग्रह जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध बने। बाहरी हिस्से में ठंड के कारण भारी मात्रा में गैस और बर्फ ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रह बनाए। यह प्रक्रिया विनाश और निर्माण का एक परिपूर्ण उदाहरण है। एक सुपरनोवा का विस्फोट, जो अपने आप में विनाशकारी था, ने हमारे सौर मंडल को जन्म दिया और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर अंत एक नई शुरुआत के बीज बोता है। पर आखिर सुपरनोवा से सौर मंडल से बनने की यह कहानी कितनी हद तक सच है? क्या ऐसा वाकई में हुआ होगा? इसका पता लगाने के लिए मिनेसोटा टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन से सूर्य से 12 गुना विशाल स्टार में विस्फोट के नतीजे से 4.6 बिलियन ईयर पहले के एक्सप्लोजन को कंपेयर किया और इसके नतीजे काफी हद तक एक समान ही थे, जो कि यह साबित कर रहा था कि निश्चित ही हमारे सौर मंडल का निर्माण सुपरनोवा के टक्कर से हुआ था। पर क्या यह बस एक सुपरनोवा विस्फोट का रिजल्ट था या समय समय पर ऐसे कई स्टार विस्फोट हुए थे? फरवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने उन सुपरनोवा विस्फोट की तलाश शुरू की जिससे हमारे धरती का और हमारे इस पूरे सौर मंडल का निर्माण संभव हुआ होगा। और इस रिसर्च के दौरान उन्होंने एक विशाल स्पेस रॉक वेस्टा से निकले अवशेष पर शोध किया, जो कि धरती पर आज से 4.5 बिलियन साल पहले ही आए थे। और जब यह शोध पूरा हुआ तो इसके नतीजे ने सुपरनोवा विस्फोट से सौर मंडल के निर्माण की एक अलग ही कहानी बयान की। इस रॉक में मौजूद कॉस्मिक प्रिंट ने वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास दिलाया कि हमारा यह सौर मंडल किसी एक सुपरनोवा विस्फोट से नहीं बना था, बल्कि यहां पर 2 सुपरनोवा विस्फोट हुए थे। सौर मंडल के निर्माण में केवल एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सुपरनोवा का योगदान माना जाता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प परिकल्पना है। पहला सुपरनोवा लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ। इस विस्फोट से निकलने वाली तरंगों ने एक विशाल आणविक बादल को झकझोर दिया। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से भरा था, लेकिन इसमें भारी तत्वों की कमी थी। यहीं पर दूसरे बादल में पहले से मौजूद भारी तत्व जैसे कि लोहा, सोना और यूरेनियम एक अलग सुपरनोवा विस्फोट से आए थे, जो शायद इस बादल में पहले से ही मिल चुके थे। यह दूसरा सुपरनोवा उन भारी तत्वों का स्रोत है जिनसे पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बने। दरअसल हमारे शरीर में मौजूद तत्व लोहा, कैल्शियम और कार्बन इन्हीं सुपरनोवा से निकले हैं। पहला सुपरनोवा वह घटना थी जिसने बादल को सिकुड़ने पर मजबूर किया और सूरज को जन्म दिया, और दूसरा सुपरनोवा वह घटना थी जिसने इस बादल में ही वे महत्वपूर्ण तत्व डाले जो ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को बनाने के लिए जरूरी थे। इन 2 सुपरनोवा ने मिलकर एक अनोखी खगोलीय कड़ी बनाई। इनके बिना न केवल सौर मंडल बल्कि जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं था। यह वास्तव में ब्रह्मांड की एक खूबसूरत और जटिल कहानी है। यानी कि एक के बाद एक खतरनाक सुपरनोवा विस्फोट ने हमारे सौर मंडल की नींव रखी, और इसने हमारे घर पृथ्वी को ही तबाह नहीं किया। यह शायद हमारा सौभाग्य ही था।
पर अभी धरती पर और भी सौभाग्य की बारिश होनी बाकी थी, और इसमें से अगले सौभाग्य की शुरुआत एक बार फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हुई, जब धरती पर एक विशाल बम रूपी किसी अनजान चीज की टक्कर हुई। धरती के निर्माण से लेकर अब तक धरती पर ऐसे बमों की बरसात होनी जारी है। आज के वक्त में भी ऐसे बम धरती पर गिरते हैं। साल 2021 में एक आग के गोले ने यूरोप के रात को रोशन कर दिया। साल 2018 में एक 1500 टन वाला मेटियोर फटकर बियरिंग सी में जा गिरा, और इसमें एक एटम बम से 10 गुना ज्यादा ताकत थी। साल 2013 में एक एस्टेरॉयड रसिया के आसमान में फटा, जिसने तकरीबन 1000 लोग घायल हो गए। और रोजाना धरती से ऐसे कई एस्टेरॉयड टकराते हैं। हालांकि उनकी आकृति इतनी छोटी होती है कि वो धरती के भीतरी वातावरण में घुसने से पहले ही जलकर भस्म हो जाते हैं, पर इनमें से कई पिंड बड़े होने की वजह धरती के अंदर भी घुस जाते हैं और रिहायशी इलाकों में गिरने पर भयंकर तबाही मचाते हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पर शायद ऐसा हमेशा नहीं हुआ करता था। यह एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 4 अरब साल पहले बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों ने अपनी कक्षाओं में बदलाव किया, जिसके कारण उन्होंने कई एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स को एक तरह से पृथ्वी की दिशा में भेजा। इन बर्फीले और पथरीले पिंडों में पानी, कार्बन और अन्य वोलेटाइल तत्व थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो उन्होंने पृथ्वी की सतह पर पानी और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व लाए। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति में इन टकरावों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। धरती पर जीवन आने की यह सबसे बड़ी थ्योरी है। इन खगोलीय पिंडों के पृथ्वी पर गिरने से हमारे ग्रह पर वायुमंडल का विकास हुआ, पानी की आपूर्ति हुई और जीवन के लिए जरूरी रासायनिक तत्व आए। यह टकराव केवल एक विनाशकारी घटना नहीं थी, बल्कि जीवन की शुरुआत का एक आवश्यक चरण था। बृहस्पति और अन्य ग्रहों ने जिस तरह से एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को हमारे ग्रह की दिशा में भेजा, उससे पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन पाई। पर शायद पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए अभी और भी भयंकर उथल-पुथल की जरूरत थी। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर स्थित वातावरण और वाटर सोर्स आज के जैसे नहीं थे। ग्रह की सतह उबली हुई थी और जलाशयों का अस्तित्व बेहद सीमित था। पृथ्वी का वातावरण खतरनाक था और जीवन का कोई संकेत नहीं था। लेकिन इस समय के दौरान हमारे सौर मंडल के एक शक्तिशाली खगोलीय घटना ने पृथ्वी की किस्मत बदल दी। यह घटना थी बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों द्वारा क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को पृथ्वी की दिशा में भेजा जाना। 2020 में जापान के वैज्ञानिकों ने रियुगु एस्टेरॉयड से लाए गए नमूनों का अध्ययन करके इस प्रक्रिया को और भी स्पष्ट किया। हायाबुसा 2 मिशन द्वारा भेजे गए इस एस्टेरॉयड के नमूने में जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए गए। इन तत्वों ने पृथ्वी पर जल के स्रोतों में घुलकर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू की। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही प्रतिक्रियाएं जीवन के आरंभ में सहायक हो सकती थी। रियुगु एस्टेरॉयड से प्राप्त नमूने ये साबित करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में बाहरी स्रोतों का अहम योगदान था। इन्हीं वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी और कार्बन केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि खगोल शास्त्र में फैले हुए थे। बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इन तत्वों को पृथ्वी की दिशा में भेजा, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बढ़ाईं। उन एस्टेरॉयड्स और धूमकेतुओं की टक्कर से उत्पन्न जलाशयों और रासायनिक तत्वों ने पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई, जो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कदम था। पृथ्वी जीवन के लिए पहली बार संभव तब हुई
जब महासागरों के तल पर स्थित वाटर वेंट्स एक्टिव हुए। इन वेंट्स ने अत्यधिक गर्म पानी और रासायनिक तत्वों को पृथ्वी के गहरे महासागरों में प्रवाहित किया, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। यही वह स्थान था जहां जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती थी। महासागरीय वेंट्स, जिनमें गर्म पानी और विभिन्न रासायनिक तत्व निकलते थे, जीवन के लिए आदर्श स्थिति तैयार कर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वेंट्स में विशेष रूप से कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे रासायनिक तत्वों की उच्च सांद्रता जीवन की शुरुआत के लिए उपयुक्त वातावरण बना सकती थी। इन वेंट्स ने पृथ्वी के महासागरों में जीवन के पहले रूपों के उत्पन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया, और आज भी ये वेंट्स समुद्र और महासागरों के अंदर देखे जा सकते हैं। इन सारे टक्करों में पहली बार धरती पर एमिनो एसिड्स का निर्माण हुआ, जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं, और यही प्रोटीन्स आगे चलकर जीवों के निर्माण के कारण बनने वाले थे। इतनी सारी प्रक्रियाओं और उथल पुथल के बाद अब पृथ्वी रहने लायक हो चुकी थी। यहाँ का वातावरण जीवन के पनपने के बिल्कुल अनुकूल हो चुका था, लेकिन शायद इसकी शुरुआत के लिए पृथ्वी किसी और आपदा के आने के इंतजार में बैठी थी, और ठीक ऐसा ही हुआ भी। काफी लंबे इंतजार के बाद धरती पर अगली आपदा के रूप में कॉस्मिक बुलेट्स आ धमके। कॉस्मिक किरणें जो ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आती हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स का समूह होती हैं। ये कण विशेष रूप से प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, अदर हैवी आयोनिक पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही वातावरण के अणुओं से टकराती हैं, जिससे दूसरे कण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि म्यूनस। म्यून एक प्रकार का कण है जो उच्च ऊर्जा के साथ वातावरण में पैदा होता है, और यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इन कणों की अत्यधिक ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक हो सकती थी। इन कणों की क्षति पृथ्वी के जीवों की कोशिकाओं पर होती है, विशेष रूप से डीएनए और आरएनए पर, जिससे उत्पन्न होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं इन्हें क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। इससे उत्पन्न होने वाली म्यूटेशंस जीवों के डीएनए में बदलाव कर सकती हैं, जो कभी कभी आनुवांशिक विविधता का कारण बनती हैं। हालांकि इन म्यूटेशंस का अधिकांश हिस्सा निगेटिव होता है, क्योंकि वे नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस जीवन के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, जिससे नई प्रजातियां और जीवन रूप विकसित हो सकते हैं। तो कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए न केवल एक खतरनाक तत्व थी, बल्कि यह एक फायदेमंद तत्व भी बनी। हाई एनर्जी पार्टिकल के संपर्क से डीएनए और आरएनए के अणु टूट सकते थे, जिससे रासायनिक बदलाव और म्यूटेशंस हो सकते थे। यह म्यूटेशन उन प्राचीन जीवन रूपों के लिए सहायक हो सकते थे जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी, और इन्हीं रासायनिक बदलावों ने पृथ्वी पर जीवन को और अधिक विविध और लचीला बना दिया। हालांकि कॉस्मिक किरणों के सकारात्मक प्रभावों के बावजूद इनका पृथ्वी पर जीवन के लिए नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, खासकर एन डेवोनियन विलुप्त के दौरान। एन डेवोनियन विलुप्त लगभग 3.7 करोड़ साल पहले हुई थी, और यह पृथ्वी के इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी विलुप्त घटना मानी जाती है। इस विलुप्त में समुद्री जीवन के कई प्रजातियां, जैसे कि कोरल और ब्रेस्टेड फिश, पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि इस विलुप्त के पीछे मुख्य कारण कॉस्मिक किरणों के उच्च स्तर के विकिरण थे, जो पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव डाल रहे थे। यह विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को इस हद तक कमजोर कर सकता था कि जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन और अन्य गैसों का स्तर असंतुलित हो गया था, जिससे वातावरण में एक बड़ा बदलाव आया। इससे समुद्री जीवन में अत्यधिक तनाव और विलुप्त होने की घटनाएं हुई। इसके अलावा कॉस्मिक किरणों से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊर्जा और विकिरण ने पृथ्वी पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया, जिससे पृथ्वी की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी।
यह जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक था, खासकर उन जीवों के लिए जो समुद्रों में रहते थे। ऐसा हजारों वर्षों तक चलता रहा और इसने जानवरों के डीएनए को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं और इसने पूरे मैरीन लाइफ को बंटाधार करके रख दिया। पहले जहां समुद्रों में बड़ी विशालकाय मछलियां पाई जाती थी, अब उसकी जगह मछलियों का आकार एक छोटे से बॉल जितना ही रह गया था, जो कि तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाने में जुट गई। मॉस एक्सटिंक्शंस के बाद इस नए जीवन रूपों का विकास हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, डेवोनियन विलुप्त पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विलुप्त समुद्री जीवन के लिए बेहद विनाशकारी थी, लेकिन इसने अन्य जीवों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल दिया। विलुप्त के बाद जो जीव बच गए, वे न केवल बढ़े बल्कि नए वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हुए। विलुप्त के बाद का समय प्राकृतिक चयन के लिए एक आदर्श समय होता है। जब एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना नष्ट होती है तो यह एक शून्य पैदा करता है और फिर नए जीवों के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं। डेवोनियन विलुप्त के बाद कई नए जीवों ने समुद्रों में और पृथ्वी पर अपना स्थान पाया। उदाहरण के लिए, जब समुद्री जीवन की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गईं, तो मछलियां और अन्य जल जीव अपने विविध रूपों में फैलने लगे और कुछ ने अंततः भूमि पर आकर अन्य जीवन रूपों को जन्म दिया। डेवोनियन विलुप्त के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वह था मछलियों का विकास। विलुप्त ने मछलियों को भूमि पर उभरने और नए वातावरण में घुलने मिलने का अवसर दिया। यही वह समय था जब टेट्रापोड्स यानी 4 पैर वाले जीवों का विकास हुआ। इन जीवों ने मछलियों से विकसित होकर पृथ्वी पर कदम रखा और धीरे धीरे वे वायवीय वातावरण के लिए अनुकूलित हो गए। ये जीव, जिनमें से कुछ के पास पैरों का विकास हुआ, बाद में भूमि पर जीवन की शुरुआत का कारण बने। तो इस प्रकार धरती पर कॉस्मिक बुलेट्स ने विशालकाय समुद्री जीव को मारकर छोटे जीवों के पनपने का रास्ता साफ कर दिया, जो कि आगे चलकर 4 पैर वाले जानवरों और थलचर यानी कि हमारे दूर के पूर्वज में तब्दील हुए। और इसके बाद भी धरती पर तबाही का सिलसिला जारी रहा, जो किसी प्रजाति के लिए एक्सटिंक्शंस का कारण बना, जो वही कुछ प्रजाति इसी वजह से अस्तित्व में आ पाए, जैसे कि हम मानव। दरअसल आज से 66 मिलियन साल पहले धरती पर एक विशालकाय एस्टेरॉयड की टक्कर हुई। यह समय ऐसा था जिस वक्त धरती पर काफी विशाल पेड़ पौधे और जानवर हुआ करते थे, जिसे आज हम डायनासोर एज का नाम देते हैं। इस वक्त पर टेरोसॉर्स जैसे हवाई जीव आसमान पर, डायनासोर जैसे जीव धरती पर अपना दबदबा बनाकर रखा करते थे और इस वजह से धरती पर लाइफ इवॉल्व नहीं हो पा रही थी। पर जैसे ही एक एस्टेरॉयड धरती पर आ धमका, इसने बिल्कुल कॉस्मिक बुलेट जैसे ही तबाही मचाई। तकरीबन 9.5 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से आकर टकराया और इससे निकले करोड़ों छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े हवा में धूल की तरह फैल गए। और जैसे जैसे ये वापस धरती पर गिरने लगे, ये किसी उल्कापिंड की बारिश जितने खतरनाक हो गए। हर तरफ धरती पर आग ही आग था। सारे विशालकाय जीव इससे बचने के लिए इधर उधर भाग तो रहे थे, पर उनके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। शायद यह घटना धरती पर नए युग की शुरुआत के मकसद से ही घटित हुई थी। एस्टेरॉयड के टकराने से मशालों जैसी आग और धूल के बादल उत्पन्न हुए, जिन्होंने सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप धरती का टेम्परेचर गिरने लगा और अंधकार का वातावरण बन गया, जो कई महीनों तक रहा। इसने पृथ्वी के तापमान को एकदम गिरा दिया और भोजन की आपूर्ति समाप्त कर दी, जिससे धरती के विशालकाय जीव अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लग गए। हालांकि इस क्लाइमेट चेंज ने
पृथ्वी के इकोसिस्टम को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और डायनासोर जैसे विशाल रेप्टाइल्स के अलावा समुद्री जीवों और अन्य कई प्रजातियां भी इस घटना की शिकार हो गई। हालांकि यह विलुप्ति एक अवसर के रूप में सामने आई। डायनासोर के अंतिम होने से इकोसिस्टम में शून्यता पैदा हो गई थी, जिससे छोटे जीवों को बिना किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के बढ़ने का अवसर मिला। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर जो शून्य उत्पन्न हुआ उसने नए जीवों के लिए अवसर पैदा किए और इसमें सबसे अहम मैमल्स हैं। और यही वह समय था जब पृथ्वी पर मानव जाति का विकास भी संभव हुआ। इन छोटे मैमल्स ने खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया और धीरे धीरे पृथ्वी के इकोसिस्टम में नए नए स्थानों पर फैलने लगे। इन जीवों में से कुछ ने बड़े आकार प्राप्त किए, कुछ ने अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक संरचनाओं का विकास किया, जिसके बाद में मानवों का विकास हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी का इतिहास सिर्फ विनाश और उथल पुथल की कहानी नहीं है, बल्कि यह पुनर्निर्माण, संघर्ष और जीवन की शुरुआत का एक अद्भुत सफर है। ब्रह्मांड की विशाल घटनाएं, सुपरनोवा से लेकर ग्रहों की टक्करों और क्षुद्र ग्रहों की बारिशों ने मिलकर हमारी पृथ्वी को जीवन के योग्य बनाया। यदि हम इन खगोल शास्त्रीय घटनाओं को नजरअंदाज करें तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। जैसे जैसे हम इस धरती पर जीवन के विकास की कहानी समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि विनाश की घटनाएं भी कभी कभी नए जीवन के लिए रास्ते खोलती हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसने हमें जीवन का उपहार दिया और इसे स्थिर किया। हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि ब्रह्मांड का हर कण एक जुड़ी हुई कड़ी है। हर एक विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही कड़ी हमें अपने अस्तित्व के महत्व को समझाती है। धरती का जीवन केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अनगिनत प्रयासों का फल है, जिन्होंने हमें इस अद्भुत ग्रह पर जीवन का अनुभव कराने का अवसर दिया। जब हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महज एक संयोग नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है, जिसने इसे संभव बनाया।